नाजरीन आदाब। आप देख रहे हैं उर्दू टॉक। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान चश्मा फारूकी। आज मैं फिर नदियों के शहर भोपाल पहुंची हुई हूं। वहां से एक मेहमान को लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। आपने 5 सब्जेक्ट से एमए किया है। आप पीएचडी हैं। मुख्तलिफ कोर्सेज आपने कर रखे हैं। एक एनजीओ में सेक्रेटरी हैं। आपके कई मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। अनगिनत एजाज़ात हासिल हैं। आप हैं मोहतरमा औरीना अदा साहिबा भोपाल से। औरीना साहिबा, उर्दू टॉक में आपका इस्तकबाल है। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मिजाज बखैर? जी हाँ, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। आप तो कैसी हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र। तो आप हमारे उर्दू टॉक के नाजरीन को अपने अदबी सफ़र के बारे में बताइए। शुरू से आपके घर, ख़ानदान, आपकी परवरिश, आपकी तालीम और यहाँ तक का सफ़र। जी, मेरा जो ताल्लुक है वो भोपाल शहर से ही है, जैसा आप जानती हैं। और जी। मेरी जो वालदा थी वो भी टीचर्स थी। और मेरे पापा जो थे वो इंस्पेक्टर थे। और दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी एक बहन है, वो भी टीचर है। वो मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। और मेरा एक बेटा है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी अकाउंटेंट हैं स्कूल में। अच्छा अच्छा। तो जहाँ तक मेरे एजुकेशन का सवाल है, तो एजुकेशन तो मुझे मतलब शुरुआत से ही बस पढ़ने पढ़ने का ही शौक हमेशा से रहा। और ये जी। पढ़ाई मेरे लिए एक जुनून की तरह रही। तो बस पढ़ने से ही मेरा ताल्लुक अब शुरू से रहा। और अब पढ़ाई इसी उसमें सिलसिले में मैंने 5 सब्जेक्ट में एमए कर लिया। फिर लोगों ने कहा पीएचडी करना चाहिए। हम्म। पीएचडी हो गई अल्लाह की उनसे, अल्लाह का जी। शुक्र है। और पीएचडी सारे। और अभी भी लगता है मुझे, हर साल बस ये लगता रहता था कि शायद ये साल मेरा ऐसे ही ना चला जाए। तो मैं मुस्तकिल पढ़ती चली आ रही हूँ तब से, बचपन से अभी तक। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने इतने सारे कोर्सेज किए हैं, इतनी सारी डिग्रियां आपके पास में हैं। तो आपका असल मकसद क्या था कि आप क्या बनना चाहती थी? मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं डॉक्टर हूँ जी। और एमबीबीएस करूँ। और मैंने बायो साइंस से हाई सेकेंडरी पास की, बीएससी किया। फिर जी। उसके बाद लेकिन मेरी मम्मी का कहना था कि बेटा इतनी दूर, उस टाइम मतलब ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इसमें थे नहीं। हम्म। तो फिर मम्मी का कहना था, मेरा बुरहानपुर में सिलेक्शन भी हो गया था। और 2 जगह, लेकिन फिर मेरी मम्मी ने मना करा। तो मेरे जब एजुकेशन में एमपीपीएससी में सिलेक्शन एजुकेशन में हो गया, फिर मम्मी ने कहा कि ये ज्वाइन करो, क्योंकि मम्मी भी टीचर थी। तो वो शुरू से उनका था कि मैं टीचर बनूं। और मुझे बस जाहिर। डॉक्टर का ये था कि या तो डॉक्टर बनना है या टीचर। और फिर जब अच्छा। मैंने पीएचडी कर ली तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग ही गया। नहीं। तो इस तरह डॉक्टर भी हो गई और टीचर तो हुई डॉक्टर की ख्वाहिश तो वहाँ पूरी हो गई आपकी। मैं। तो आपके इस सफर में सबसे ज्यादा ताउन आपके साथ किसका रहा? मेरी मम्मी ही हमेशा हम लोगों को, मेरे पापा जो मेरे वालिद थे उनका तो बहुत बचपन में ही इंतकाल हो गया था। हम लोग दो जी। साल की मैं रही थी। और मेरी बहन छोटी जो है वो तो 1.25 महीने की थी। तो मेरे पापा अच्छा। का अचानक एक्सीडेंट में एक हादसे में इंतकाल हो गया। मेरी ओ। मम्मी शुरू से टीचर रही थी, तो फिर उन्होंने हम लोगों की परवरिश की। और उन्होंने हमको आगे बढ़ने में हर तरह से मतलब कहती थी, बेटा पढ़ाई हम्म। बहुत ज़रूरी है, बस आपको सिर्फ अपनी जो है इल्म हासिल करना है आपको। तो हम जी। लोगों का बचपन से रुझान, मेरी छोटी वाली जो सिस्टर हैं वो भी माशाल्लाह 3 सब्जेक्ट में एमए बीएड हैं। वो भी एक यहाँ पर जो है बीएचएल में स्कूल है उसमें वहाँ पर टीचर हैं। तो मेरी मम्मी को भी जो शुरू से रहा, तो बस उन्होंने ही हम लोगों को इतना आगे बढ़ाया। जी। माशाल्लाह। आपकी इतनी मसरूफ जिंदगी है, तो आप अपने घर के लिए वक्त कैसे निकालती हैं? मतलब घर में और काम में और अदबी सफर में कैसे आप तवाजुन कायम करती हैं? बस ये क्या है कि जो पढ़ने पढ़ाने का काम है, मैंने आपको बताया कि ये तो मेरा पैशन है। तो जब जी। मेरी शादी हुई तो मैं उस टाइम सेकंड ईयर में थी, फर्स्ट ईयर ही पास हुआ था मेरा, बीएससी कर रही थी। जी। तो मुझे जब लगता था, अब जब शादी हुई तो फिर थोड़ा माहौल तो चेंज हो ही जाता है।
लेकिन सबसे ज्यादा शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया हर तरह से कि नहीं इनको पढ़ना है। तो बस मैं रात तो फिर मुझे लगता था दिन तो मेरा पढ़ा उसके लिए है, सर्विस है, घर का काम है, बेटा था ये तो उसके लिए है, लेकिन रात तो अपनी है। तो मैं रात को पता नहीं, मतलब जब तक मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती, पढ़ाई सुबह पेपर है 7 बजे से मुझे पेपर देने जाना है, तो फिर मैं रात को अपनी पूरी स्टडी है जो भी काम मेरे रहे हैं, अभी जो मैं भी लिखती भी हूँ, तो फिर रात के टाइम जब भी वक्त मिलता है तो फिर मैं उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, देखिए आप वैसे तो डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके बाद फिर आप टीचिंग लाइन में आप चली गई अपनी वालदा के जी। लिए तफरीज या जो भी वक्त रहा हुआ उसमें। तो आप ये अदब की तरफ कैसे राग़िब हुई? अदब ये जो शौक। मुझको शुरू से ही इस तरफ तो था ध्यान, लेकिन पढ़ने में जब मैं लगी रही तो मुझे जी, जी। उस टाइम भी मैं स्कूल में जब थी, जब भी कोई स्कूल में प्रोग्राम होता था तो फिर मुझे लगता था मुझे कुछ पढ़ना है। फिर एक बार मैं ट्रेनिंग में गई तो वहाँ हुँ, पर एक बालिका दिवस था बच्चियों के लिए, तो वहाँ ऑन द स्पॉट उसी टाइम कुछ लिखना था। तो मैंने जी। एक बहुत नज्म एक बच्ची के ऊपर नज्म लिखी, तो मेरा हुँ, नज्म में का जो सिलेक्शन फर्स्ट आई में सारे टीचर्स में, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ सब लोगों ने इनक्रेज किया कि मुझे हाँ, लिखना चाहिए। तो मतलब शौक तो अंदर से था, मैं आर्टिकल्स लिखती रहती थी पेपर में। जब मैं 9th क्लास में थी उस टाइम भी पेपर में वो हुँ, जब चला था ये अपना हम्म, आरक्षण का, तो उस टाइम भी मैं कुछ लिखती रहती थी पेपर के लिए। फिर उस टाइम जब मैंने फर्स्ट लिखा, जो बच्ची के ऊपर एक नज्म लिखी, भेदभाव आप मतलब लड़का और लड़की में जो फर्क करते हैं, इसी पर एक हुँ, लिखा था मैंने। तो वो जब सिलेक्शन उसका हुआ तो फिर मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। तो फिर मैंने बाकायदा हमारे यहाँ जो भोपाल में उर्दू एकेडमी है, यहाँ से मैंने गज़ल क्लास ज्वाइन की, वहाँ से सीखा। तो फिर जब शौक होता है तो फिर इंसान उसमें आगे बढ़ ही जाता है। तो इस तरह मेरी बिल्कुल। शुरुआत हो गई और अब आप सब आपके सामने हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मतलब इतनी बड़ी शायरा या कुछ तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ जो दिल में आता है लिख लेती हूँ। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी। लेकिन ये बताइए कि जो आपकी पहली तख़लीक़ वही थी जो आपने स्कूल में लिखी या उससे जी पहले भी कुछ था? हाँ, उससे पहले मैं आर्टिकल लिखती रहती थी और कुछ ऐसा छोटा। उस टाइम क्या था, मुझको इतना ये नहीं पता था जो बेहद क्या होती है या रदीफ काफिया, ये तरह का कुछ मुझे होने के लिए नहीं था। तो फिर मुझको फिर बाकायदा जब मैंने उर्दू गज़ल क्लास में ज्वाइन किया और फिर समझा इस बात को, तब फिर मेरा लिखना जो शुरुआत खासतौर से तब से हुई। पहले मैं इसे जो नई आप नज्म है वो उस तरह की लिखती थी मैं, गज़ल का मुझे इतना इल्म नहीं था। लिखने को मैंने बहुत सारा पूरे रजिस्टर भर दिए थे लिख लिख के। फिर बाद में जब पता चला कि मतलब गज़ल का सही मायने क्या है और किस तरह लिखा जाता है, तो वो फिर मैंने जी। बाकायदा कोर्स करके और करा। आपकी जो कोई पहली तख़लीक़ जो कि आप समझती हो कि मुझे कामयाब रही और मुझे ये सबने पसंद किया, अगर आपके ज़हन में हो तो अता करिए हमारे नाज़रीन के लिए। एक मैंने अपनी मम्मी के लिए लिखा था, मेरी माँ के ऊपर। जी, तो उसके मैं आपको 4-6 मिसरे पेश करती हूँ कि अब वो पहली मेरी माँ के ऊपर नज़्म थी। जी। तो जो प्यार ही प्यार है तेरा नहीं, प्यार ही प्यार है तेरा नहीं, माँ हकीकत है तू माँ नहीं, वो समझती है मेरे दिल का हाल, वो समझती है मेरे दिल
ढूंढने बहुत खूब। मांगती करते हैं तूफान ढूंढने मैं तस्वीर में उसको पढ़ती हूँ माँ के जैसी कोई किताब नहीं माँ के जैसी कोई किताब नहीं ओके खुश देखूं उस होने की है नेकियों का कोई हिसाब नहीं वाह, एक अदालत की ये दौलत है माँ की खिदमत का भी जवाब नहीं माँ हकीकत है हुआ नहीं मैं तस्वीर में उसको पाती हूँ माँ के जैसी कोई किताब नहीं वाह, वाह, माँ वाह। के जैसी कोई किताब नहीं बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया अच्छा, बहुत तो शुक्रिया ये बताइए कि ये आपके यहाँ तो सब दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, टीचिंग में हैं, तो ये शौक किसी और में भी है आपके ख़ानदान में, बहन भाइयों में, किसी में? मेरी बहन भी लिखती हैं लेकिन वो इतना मतलब बस खुद ही लिखती रहती हैं ऐसा कहीं जाती नहीं करती नहीं है जी। और मेरी मम्मी को भी लिखने का शौक था वो चाहती थी कि वो भी कोई नावल लिखें हमेशा कहती अच्छा, थी कि मैं अपनी अपनी जिंदगी पर एक नावल लिखूंगी तो फिर वो नहीं लिख पाई लेकिन इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है मैं नावल लिख रही हूँ अल्लाह ने चाहा तो जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी अभी एक मेरे कहानियों का भी एक आ रहा है मजमुआ कहानी का जी। किसक के ख्वाब चलो जल्दी मंजर आम पर आ जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जब आप अदबी प्रोग्राम में जाती हैं या मुशायरों में जाती हैं, तो आपके घर वालों के या दीगर जो आपके मिलने जुलने वाले हैं, उनके क्या तासुरात होते हैं आपके लिए? अब वो क्या था कि वो शुरू में हमारे यहाँ तो ऐसा माहौल था नहीं जी। मतलब मेरी मम्मी को भी ज्यादा पसंद नहीं था कहती थी बेटा ठीक नहीं है मतलब ये है और हाँ लेकिन मेरे शोहर जो हैं और जी। मेरे जो ससुराल वाले मायके वाले हैं थोड़े अलग उसके हैं तो उनको ज्यादा नहीं था कि मैं मतलब पढ़ूं या ऐसे कुछ करूं हाँ, लिखना तक ठीक है कहीं जाना आना नहीं है लेकिन मेरे शोहर अल्लाह पाक उनको अच्छा लगे वो उन्होंने मेरी हर कदम पर बहुत ज्यादा साथ दिया है और अभी भी हर मुशाहरे में जहाँ भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं बगैर उनके तो भोपाल में भी नहीं जा पाती वो साथ में होते तो ही जा पाती हूँ तो फिर बाहर तो मुश्किल ही है मेरा बाहर जब भी जहाँ भी गई हूँ तो मैं उनके साथ ही आती हूँ पहले ही कह रही थी मेरे हस्बैंड मेरे साथ आएंगे तो ही मैं आ पाऊंगी उनको टाइम हो गया तो अच्छा, माशाल्लाह वो मेरे साथ हर जगह गए हैं तभी मैं मतलब जहाँ जो भी मैंने कर पाई हूँ शायद सब उन्हीं की वजह से है जब मैं पीएचडी भी कर रही थी तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी कोई रिसर्च करना रहता था तो वो हमेशा मेरे साथ साथ ही गए हैं
और मेरे गाइड को जब मेरी पीएचडी अवार्ड हो रही थी तो उनको बड़ा वो था, उन्होंने बोला भी था कि मुझे लगता है कि मैं आपके मिस्टर को भी एक डिग्री अवार्ड करूं। तो वो पूरी तो साथ में वो हमेशा मतलब बैठे ही रहे इतने टाइम तक मैं जब रहती थी, जी ऑफिस जी। से कहीं ऑफिस करके जब भी जाना होता था तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। वही करते मुझे हैं लेके ही जाते हैं हमेशा। जी, जब बाहर निकलते हैं तो ये होता है कि किसी मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन माशाल्लाह से यहाँ आपकी कामयाबी के पीछे एक मर्द का हाथ है। जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो आमीन आप सुम्मा आमीन। भोपाल में शिरकत करती हैं या भोपाल से बाहर या हिंदुस्तान से बाहर भी कहीं जा चुकी हैं? हाँ, मैं बाहर भी गई हूँ, बहुत जगह गई हूँ। यहाँ मालेगांव गई हूँ, बुरहानपुर गई हूँ, सिरोन, सीहोर, इंदौर, उज्जैन, जी। बहुत सारी जगह गई हूँ। अब थोड़ा सा कम कर दिया है अभी जब से कोरोना हुआ। मतलब एक तो मेरा स्कूल का भी थोड़ा सा वो रहता है कि छुट्टियाँ मुझे मिल पा रही हैं, उस टाइम एडजस्टमेंट होता है छुट्टियों का, तो चली जाती हूँ। और वैसे मैंने मतलब इसको प्रोफेशनली उस पर नहीं लिया है, शौक या कभी हुआ टाइम तो चली गई, या कहीं कोई हुँ, ऐसा वार्ड कुछ होता है तो उस टाइम में चली जाती हूँ बस। जैसे यहाँ रेडियो दूरदर्शन पर, रेडियो स्टेशन पर जाती रहती हूँ। अभी आज ही मेरा एक ब्रॉडकास्ट होगा रेडियो पर, रिकॉर्डिंग थी 6 तारीख को, तो जी। आज वो होगा वहाँ से ब्रॉडकास्ट इंग्लिश की। आपके कोई उस्ताद भी हैं जिनसे आप इस्लाह लेती हैं? हाँ, मेरे जब मैं शुरुआत में ही मैंने आपको बताया उर्दू गज़ल क्लास में शाहिद मीर साहब थे जो मेरे उस्ताद थे, अल्लाह बख्शे उनका इंतकाल हो गया। जी। के शायर से थोड़े दिन में मैं उनसे सीखी थी, फिर जफर नसीमी साहब थे, उनसे मैंने इस्लाह ली। तो वो दोनों उस्ताद मेरे रहे। फिर डॉक्टर आजम साहब ने, फिर जब जो गज़ल क्लास में जितने भी चेंज होते रहे वो मेरे उस्ताद रहे हैं। अच्छा, अच्छा। जी। आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है, इसके पीछे क्या आपकी ये पैदाइशी आपकी आवाज़ ऐसी है या फिर आप इसके अंदर कोशिश करते हैं, रियाज़ भी करती हैं, वक़्त निकालती हैं अपने लिए? हाँ, मैंने कोशिश, बस आवाज़ तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी है। कभी-कभार बस निगाह अच्छी हो जाती है। नहीं, पढ़ अच्छा है। लेती हूँ कभी। बहुत अच्छा पढ़ती वैसे हैं। मैंने म्यूज़िक में भी सोचा था कि मैं म्यूज़िक में एमए कर लूँ, तो मैंने उसका 1 साल करा भी था, जी। लेकिन फिर आगे नहीं कर पाई। वो जहाँ मैं सीखने के लिए कोशिश कर रही थी वो बहुत दूर था, आना-जाना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया, तो फिर मैंने नहीं मकसद करा। ये था कि मौसीक़ी से वो आपकी खुद ही दिलचस्पी। उसका मतलब जो भी गज़ल होती है तो खुद ही उसका वो कंपोज़िंग जो भी होती है तो खुद ही हो जाता है, खुद पढ़ लेती हूँ। जी, जी। तो उर्दू अदब में आपकी क्या दिलचस्पी है और जी, कहानियाँ कैसे लिखती हैं आप? उर्दू अदब जी, उर्दू अदब में और क्या दिलचस्पी है आपकी? अफ़साने लिखती उर्दू हैं? तो एक बहुत ही खूबसूरत ज़बान है। उर्दू से तो अब सभी लोगों को मोहब्बत है और फिर अपन तो ख़ास तौर से है ही। वो जो एक मेरा कहता है कि ये जो है ना ये उर्दू के ही ऊपर है। तो उर्दू ज़बान एक मोहब्बत की ज़बान है और ये उर्दू अदब तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं जिस तरह से बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी की तरफ इतना रुजू हो रहे हैं, तो फिर उनको उर्दू तो हमारे लिए ख़ास है। हमारे जो ख़ानदान है उसकी और जो बोलचाल में जो मिठास है, जो एक हमारा तहज़ीब है, वो उर्दू हमको सिखाती है। तो इसलिए उर्दू अदब का तो खिदमत करना हर एक का फ़र्ज़ ही है और जितनी कोशिश होती है मैं भी कर रही हूँ। फिर एक ये देखिए पता है कि गला तहज़ीब का खूंटा है उनके घरानों में, शराफ़त मुँह छुपा के रोती है कच्चे मकानों में। बच्चे भगाना में, वाह! शराफ़त मुँह छुपा के रोती है कच्चे मकानों में और कबीलों की तरह आपस में हिंदी और उर्दू में, कबीलों की तरह आपस में हिंदी और उर्दू में सियासत झगड़ा करवाती है दोनों खानदानों में।
और हमारे जो उर्दू जबान है वो सिर्फ किसी एक जात की कोई वो नहीं है। और इसी तरह हिंदी भी, तो ये सब हमारी आपस में मिली जुली जबानें हैं, और हमें एक दूसरे मतलब सभी जबानों को अहमियत देते हुए उनको आगे बढ़ाना। और उर्दू तो जो बोलचाल में एक नफासत, जो एक वो आता है बोलने का, जो आपका असर सामने वाले पे पड़ता है, वो तो बहुत खूबसूरत होता है। हर इंसान मुतासिर हो जाता है उससे। तो उर्दू अदब को, हमारी अब तहजीब को बचाने के लिए उर्दू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आगे वाली हमारी जो नस्ल है वो उसमें जी। आगे आए, उनको हम वो अपनी रियासत छोड़ जाए उनके लिए, ताकि वो उस पे चलते हुए वो अपने सारी तहजीब को हमारे कायम रख सकें। आप कितने सारे मजमूए मंजर आम पर आए हैं, गज़ल संग्रह आ चुके हैं, तो उसमें किसने जी। आपके साथ ताउन किया? उसमें आपको कितना वक्त लगा तैयार करने में? 10 या 12 मजमूए हैं अपने ख्याल में आपके? अब वो शुरू में तो मेरी सबसे पहले अदाए सुखन करके गजल का आया मजमुआ, तो जी। उसमें मुझे ज्यादा टाइम लगा। शुरू से जो था तो उसमें थोड़ा मतलब उस सब कुछ छाटना और उसको वो करना थोड़ा मुश्किल लगता, थोड़ा शुरू वाले उसमें। जी। जी। और कुछ उसमें वो रह भी गया, जिस तरह होना चाहिए था उतना अच्छे से नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद तो फिर मैंने एक स्कूल के बच्चों के लिए लिखा। मेरे जो स्कूल में बच्चे थे तो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था हिंदी के लिए, कि बच्चों को जी। हिंदी उर्दू दक्षता कार्यक्रम करते हुए हमारे स्कूलों में चल रहा था, बच्चे किस तरह हिंदी अच्छे से सीख पाए। तो मैंने फिर सारे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसको, और उनके बच्चों से उससे रिलेटेड जो थी छोटी छोटी सी नज्म जो थी वो लिखी बच्चों को, मतलब कोर्स से रिलेटेड, और हिंदी और गणित को लेते हुए। तो वो अच्छा। मतलब इतना इजी हो गया बच्चों के लिए। जब मेरा नन्ही दुनिया करके मैंने एक बुक जो लिखी थी, वो थी नन्ही दुनिया। ये तो ये बहुत स्कूल में बच्चे इससे इतने ज्यादा खुश हुए। और इसमें मैंने एक मतलब मैंने खुद अपनी तरफ से एक इनोवेशन ये करा था कि बच्चों के नाम मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। वो बच्चे उसको बड़े अच्छे मतलब ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेते थे। अरे मैडम ये हमारा नाम, मैडम देखिए ये हमारा नाम। तो इतनी अच्छी हिंदी पढ़ना आ गया कि उस साल कलेक्टर साहब ने बुलाकर हम लोगों को, हमारे स्कूल को एक गोल्ड मेडल दिया था कि आपका स्कूल पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था। और जी। हमारे स्कूल को मिला था कि आपके यहाँ के बच्चे पूरे हिंदी में अच्छे से दक्ष हो गए। तो ये बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा था। फिर एक किताब मैंने जो थी माँ के ऊपर ही लिखी थी, जी। माँ मेरी जन्नत, तो उस नाम से थी। फिर उसके बाद अदा उर्दू में एक आई मेरी अदाए उरूज, और फिर दूसरे और बहुत सारे ऐसे आए जो इस तरह लिखती गई मैं। अब जो लॉकडाउन हुआ इस टाइम मेरी 3-4 बुक्स तैयार हो गई थी। लॉकडाउन में ज्यादा काम नहीं था, ऑनलाइन पढ़ाना था, तो वो टाइम का मैंने इस तरह से इस्तेमाल करा अपने लिए कि क्या टाइम है। बात। तो फिर उसमें मेरे मतलब 3-4 किताबें मेरी जो अभी जो नई जो आई ये जी। इसी टाइम की हैं। अच्छा, अच्छा। चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आपकी मज़ीद किताबें हमारे सामने आएँ, और कोई मौका होगा तो फिर हम आपको दिल्ली भी ज़रूर बुलाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो बिल्कुल। एक एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि आप इतना काम करती हैं, बच्चों के साथ भी काम करती हैं, तो बच्चों के अदब पर भी आपने कभी सोचा कि अलग से कुछ काम करूँ मैं? हाँ, मैं एक एनजीओ में भी काम करती हूँ। मैं आपने देखा एक एनजीओ में सेक्रेटरी हूँ मैं। जी। तो वहाँ पर भी मैं बच्चों के लिए और उनकी मम्मी जो हैं उनके लिए मैं जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के हिसाब से, वो जो लड़कियां जी। नहीं स्कूल जा पा रही हैं तो उनके लिए मैंने अलग से घर में पढ़ाया, उनको एग्जाम दिलवाए। जैसे 8th के हैं तो फिर उनको बोर्ड 10th की तैयारी करवाई, उनको फॉर्म भरवा के। वो कुछ अच्छा। अच्छा, मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, तो फिर मैंने एक ब्यूटिशियन का कोर्स भी बच्चियों के लिए रखा, ताकि वो जो घर में जैसे कुछ लो इनकम ग्रुप वाली जो लेडीज हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाती, इतने महंगे महंगे कोर्स कहाँ से कर पाएंगी, और उन्हें रोजगार भी चाहिए।
तो उनके लिए मैंने फिर घर पे ये मेरा ब्यूटी पार्लर था, टच एंड ग्लो ब्यूटी पार्लर के नाम से। तो फिर मैंने वहां पर लड़कियों को जो पढ़ाई छोड़ दी, जिन्होंने 10th के बाद 12th के बाद नहीं पढ़ रही हैं, कुछ भी उनकी मजबूरियां हैं, और तो उनको मैंने फिर वो समर वेकेशन में छुट्टियों में 3-3 महीने का इस तरह से कोर्स करवा के उनको एक सेल्फ जो है वो कोर्स करवा दिया, ताकि वो इतना कर सकें कि अगर अपने कहीं जैसे किसी के घर जाके फेशियल कर दिया, आईब्रो बना दी और ये ट्रिमिंग कर दी या मैनिक्योर कर दी, एक तो आपने लिया तैयार कर हो दिया। जाती। जी जी तो जो बच्चे जैसे छोटे हैं और कहीं काम वाम करते हैं, तो उनको भी मैंने क्राफ्ट की बहुत सारी ऐसी चीजें बनाना सिखाने का काम अच्छा करा था। तो इस तरह माशाल्लाह, से बहुत मेहनत वाला काम है, यह बहुत अच्छा काम है जो आप औरतों और बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए काम कर रही हैं। लेकिन अभी हमारे उर्दू टॉक के नाजरीन ये चाहते हैं कि हम आपको एक बहुत खूबसूरत गज़ल आपकी मुतरन्नम आवाज़ में सुने। जी जरूर इंशाल्लाह। जी नजरें मिला कैसे पहला क्या हम नजरें मिला कैसे भला जाते जाते हम कुछ हो पीछे पीछे रहे, कुछ बदगुमान हम कुछ वो खींचे खींचे रहे, कुछ बदगुमान हम नजरें मिला कैसे जब जिसके जी में आता है अगले हमें जब जिसके जी में आता है अगले हमें लगता के बन गए हैं किसी दास्तां के हम, लगता के बन गए हैं किसी दास्तां के हम नजरें मिला कैसे इस दिल में आंसू रहते हैं हर बात तो भला इस दिल में आंसू रहते हैं हर बात तो भला आज दे रहे हैं किसे फिर कहाँ से हम। वाह हंस कर गमे जुदाई को सहले हैं मगर कहते नहीं किसी से कुछ अपनी जुबान से हम राहे वफा में हर घड़ी एहसास ये हुआ गुजरे
कदम पर किसी इम्तिहान से हम गुजरे कदम कदम पर, किसी इम्तिहान से हम। खांसी हो गई आपको? चलिए, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा मतलब कलाम आपने पेश किया। इंशाल्लाह फिर कभी सुनेंगे। अब हमारे उर्दू टॉक के नाज़रीन के लिए कोई अहम पैगाम अगर आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और आपसे बात मेरा गला बहुत लग रहा था, फिर मैंने कोशिश करी कुछ आने की। पैगाम तो बस यही है कि हम जो भी हैं आपस में सब मिलजुल कर रहें। हमारे माँ बाप के लिए जो है एक चार से कहना चाहूंगी, हर एक को ये पैगाम है कि दुआएं अपने बच्चों को हमेशा देते रहते हैं। दुआएं अपने बच्चों को हमेशा देते रहते हैं। भरा सा दिखता है घर, भरा सा दिखता है घर में गरिए बैठे रहते हैं। भरा सा दिखता है घर में गरिए बैठे रहते हैं। अदा माँ बाप को खुश रखने की आदत बना ली। अदा माँ बाप को खुश रखने की आदत बना लीजिए। शजर बूढ़े भी हो जाए तो साया देते रहते हैं। शजर बूढ़े भी हो तो साया देते रहते हैं। तो मेरा आप सभी को यही पैगाम है कि आपके जो भी माँ बाप वाले हैं और उसमें से जो भी है आपके पास, उनकी खिदमत कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। और हमारे मुल्क से हम सबको आपस में मोहब्बत रखना और उर्दू अदब के लिए जहाँ कोशिश हो, अपनी तरफ से जो भी हो कीजिए काम। आप इस वक्त तकलीफ में हो गई, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिएगा। आपने हमारे साथ बात की, वक्त निकाला, मैं इसके लिए आपको बहुत शुक्रगुजार। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।